हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मैं आपको करवा रही हूँ लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, जो अभी 30 जून को एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो एक क्विक रिवीजन है और आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करूंगी वो है चैप्टर नंबर 6। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। मैंने आप लोग के लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं उन्हीं से आपको पढ़ा रही हूँ ये, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्वे बहुत लंबा होता है उससे नहीं पढ़ सकते। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, जो ऑफिशियल चैनल है O2IAS एकेडमी का, और फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नहीं पता कुछ चलेगा तो इन नंबर्स पे कॉल कर लेना, आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो अपना जो फाइनल PDF है उसको पढ़ के देखिए एक बार। एंड आज मैं करवाऊंगी एग्रीकल्चर, जिसमें कुछ स्टैट्स भी रहेंगे एज वेल एज इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एप्पल कितना होता है, वो सारी चीज़ें। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो आपको बहुत सी चीज़ें पता भी होंगी। जिन्होंने मेरे साथ में HPG के कवर किया है उनको मैंने मेजर पोर्शन इनके करवाए हुए हैं। जब मैंने मेंस का एग्रीकल्चर करवाया था उसमें भी करवाया था, हॉर्टिकल्चर भी करवाया था। वैसे ही फॉरेस्ट वाला जो है मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। आपको ये ज़्यादा ईजी लगेगा जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ में। बाकी नहीं, उनको अब लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है इसमें, एक ऊपर से ओवरव्यू सा लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया में रहती है, और जो रूरल हिमाचल में रहते हैं वो लोग एग्रीकल्चर से एसोसिएट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है पॉपुलेशन की, विच इज़ 58.71%, जो कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। स्टेट का वर्कफोर्स इसमें जाता है। अब ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर है, एलाइड एक्टिविटीज़ भी है। एलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एलाइड एक्टिविटीज़ होती है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो भी हो जाता है इसमें, कि कुछ जो है खेतों में भी उगाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ पौधे आपके किसी फ्रूट के भी लगा के रखे हैं। साथ में इसके फिशरीज़ हो सकती हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ में और भी लिंक्ड रहती हैं, जिनको हम एलाइड एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फिर स्टेट का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो मैंने आपको बताया था कि ये होता है GDP प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्स। तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके बाद में ये आपका 13.70% है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट जितना जितना मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट वो तो पढ़ के जाना ही है। जैसे कि जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, तो करंट प्राइसेस पे वो इंक्रीज हुआ है 49%। 18-19 के कंपैरिजन में वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और एडवांस एस्टिमेट्स अगर 23-4 के हम कहते हैं तो वो होगा 26, मतलब 6,500 करोड़ के पास में, है ना। तो नहीं, 26,500 करोड़ के पास में, तो वो आपका रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी है जो कि 6.9% है, किसमें? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, इन सबको मिला के जो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 6.9%। ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। जैसे अब ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हो आप। नीचे मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें, कि अब जब हम एग्रीकल्चर को बांटते हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स में जाता है वो, जिसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो है क्रॉप्स का, कि हम लोग व्हीट उगाते हैं, ढेर सारी गेहूँ उगाया जाता है, और मेज़ जो मक्की है वो उगाते हैं। तो उसका मेजर परसेंटेज जो एग्रीकल्चर के ये स्टेट वैल्यू एडेड में जा रहा है ये क्रॉप्स का है। फिर आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का है, देन है 9.6 लाइफ स्टॉक का, एंड 1.1 फिशिंग का। तो फिशिंग काफ़ी कम है, क्रॉप्स सबसे ज़्यादा है। तो सब सेक्टर जैसे मैंने बताया जो है लार्जेस्ट सब सेक्टर है वो क्रॉप है, विच इज़ अगेन 62%। तो यही था इसमें लिखा हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। लैंड यूज पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स उठाते हैं जो मैंने लाल किए हुए, ये स्पेसिफिकली ये वाले स्टेटमेंट्स उठा के डाल लेते हैं। हिमाचल का एरिया कितना है, तो वो है 55,673। ये आप आगे पहले से ही याद करते हो। ये अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करते हैं तो 126 प्लेस पर आता है, ऐसा हमारे सर्वे में लिखा हुआ है, तो हम लोग ने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। और इंडियन स्टेट में ये आता है 17th प्लेस पे। अब जैसे हमारा इतना लैंड है या इतना एरिया है, ये कुछ इसमें से फॉरेस्ट लैंड है, ज़्यादा है, हिमालयन स्टेट भी तो ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है। फिर कुछ जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और फिर कुछ हमने रखी हुई है जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, तो ये इन्हीं के ऊपर आता है कि नेट सोन एरिया जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें से कितना एरिया है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं।
कुछ ऐसा भी होता है जैसे फैलो लैंड्स, काफ़ी टाइम से या थोड़े बहुत टाइम से उसको नहीं, उसमें खेत जो है जोते गए हैं, तो वो फैलो लैंड में, बैरन लैंड हो गए जिनको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट अगेन आते वो एग्रीकल्चर लैंड में ही हैं। तो नेट सोन एरिया हिमाचल के इसका 11.49% है। इतने एरिया में हम लोग जो ये हमने साल भर की बात की नेट सोन एरिया है जिसको हर साल यहाँ पर जोता जाता है। फिर आ गया जी स्टेट का एरिया जिसमें से फॉरेस्ट कवरेज कितनी है, विच इज़ 24.55%। अब ये फॉरेस्ट कवरेज की बात की जा रही है। मैंने फॉरेस्ट जो चैप्टर है वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था कि फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ये बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं जैसे कि जिसमें दूर दूर प्लांट्स लगे हुए हैं, डेंसिटी जो है वो कम है, या श्रब्स हैं, वो भी फॉरेस्ट के ही अंडर आते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ये अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गई। फिर ये आप देख सकते हो कि परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड जो है वो है 32.82%, फिर आगे 24.55%, ऐसे करके। इसी में आपकी आती है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वो क्या रहती है, वो होती है वो जहाँ पे जैसे हमने इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप करके रखी हैं, उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। जब हम लोग वो सेक्शन 118 पढ़ते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे किसी भी लैंड को आप हर से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वो हम सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लगाते हैं कि ये वाला लैंड जो है उसको नहीं यहाँ पे हम लोग बेच सकते। फिर आगे लैंड होल्डिंग पैटर्न, इसको ऐसे ही याद कर लेना होता है, पिछले साल पूछ लिया गया था ये कि अगर हम लोग एवरेज साइज़ की लैंड होल्डिंग बात करते हैं कि कितना साइज़ है जो लैंड होल्डिंग में यहाँ पर स्टेट के पास में रहता है पर इंडिविजुअल, तो वो है 0.95 हेक्टेयर। लैंड होल्डिंग्स फिर अलग अलग इस पे देख सकते हैं आपके मार्जिनल, स्मॉल, सेमी, मीडियम, ये कुछ नई कैटेगरीज भी हैं, बट इस तरीके से इनको बांटा गया है। टोटल हम लोग याद रख रहे हैं कि एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है, तो 0.9 और 95 हेक्टेयर। तो ऐसे करके मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेट सोन एरिया के ऊपर है। नेट सोन एरिया में ये भी लिखा है, बता दिया मैंने नेट सोन एरिया कि आप कौन से एरिया को हर साल जोतते हो और वहाँ से प्रोड्यूस जो है वो आता है। तो ये आपका इंक्रीज़ ही किया है पिछले कुछ सालों में। इनके ऊपर कभी ऐसे मुश्किल है कि ऐसे सवाल पूछ लेंगे कितना है, बट क्या क्या लगाते हैं। कल्टिवेटेड एरिया जो है उसमें वीट लगता है 34.90%, यानी कि 35% करीब जो है इस कल्टिवेटेड एरिया में हम लोग सिर्फ गेहूँ उगा रहे हैं। फिर आ गया 31% मेज़ उगाया, मक्की जो है वो उगाई जा रही है। तो ये दोनों क्रॉप्स मिलके 66% जो है वो टोटल कल्टिवेटेड एरिया को कवर करते हैं। तो ये बहुत स्टेटमेंट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आगे प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, बड़ी सारी चीज़ें लगा रहे हैं हम लोग। तो फूड ग्रेन्स और कमर्शियल क्रॉप्स, ये दो चीज़ें हैं। फूड ग्रेन्स हो गए वो जो लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कमर्शियल क्रॉप्स जिनको आपको आगे प्रोसेस करके बेचना पड़ता है, कि आप जो है शुगर केन आपने उगाया हुआ है, कॉटन उगाया हुआ है, तो वो कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं। इसमें हमने शिफ्ट देखा है हिमाचल में कि फूड ग्रेन से लोग कमर्शियल क्रॉप्स पे आ रहे हैं। प्लांटेशन, बैम्बू हो गया जैसे, वो लगाया जाता है, तो वो कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो 42% फूड ग्रेन्स का है और फिर 57% जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स का है। साथ ही में पिछले साल पद्मश्री भी मिला था, तो उनको जो है इसी के बेसिस के ऊपर कि मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो मिलेट्स हैं, बाजरा, उनकी प्रोडक्शन भी देख लेनी है, विच हैज़ इंक्रीज्ड बाय 45.11%। 145%, ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, इसको मैं आपको कमेंट में लिख दूंगी। 145% हो भी सकता है क्योंकि पिछले साल जो 23 ईयर था उसको ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा गया था और इसके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें थी, तो ये जो है यहाँ पर हो सकता है। फिर आ गया मेज़ प्रोडक्शन, ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ की है। अब इसमें से आपने ये सारी चीज़ें, जो ये वाला डेटा सेट है ये नहीं पढ़ना है, या जो पहला है वो भी वैसे पुराना हो चुका है पर पूछ लेते हैं पुराना भी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है 22-23 और ये है 1000 मीट्रिक टन, तो यानी कि ये हो गया 1.3 लाख मीट्रिक टन। तो ये आपके इन पे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा देख लेना है, एक सबसे ज़्यादा हम लोग उगाते हैं मेज़ और उगाते हैं वीट। तो वीट देखो 6 लाख के पास में है, ये 6 लाख मीट्रिक टन, और ये आ गया 7.08 लाख मीट्रिक टन। और उसके बाद में पल्सेस आ जाती हैं, थोड़ा सा उगाते हैं, ग्राम, बार्ले, मिलेट्स हो गए, ये थोड़े थोड़े उगा रहे हैं हम लोग साथ में।
हाँ हो सकता है, ये देखो 145, तो इतनी परसेंटेज है यहाँ पर जो इंक्रीज़ की गई है। ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी, जैसा मैंने बताया, लोग जो है फूड ग्रेन से हटके अब कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। फिर आ जाती है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम्स। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, आपके चैप्टर्स में भी, जो बच्चे मतलब मेरे साथ में पढ़ते हैं, कि हमारे पास में 11 सॉइल टेस्टिंग जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो भी यहाँ पर हैं। इनको अगर नहीं आपको डिटेल में पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं, अभी लास्ट मोमेंट चल रहे हैं। जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें अगर सब्सिडी दी जा रही है तो कितनी सब्सिडी है, उसका परसेंटेज के 20%, 50%, 60%। और दूसरी कि ये जो इसका नाम है, अगर नाम से इसका ना पता चले तो पता हो कि किस चीज़ से रिलेट करती है, कि जैसे मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है तो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम है। फिर आ गया मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब जैसे इसका नाम है संरक्षण योजना, तो बहुत सारे आवारा पशु होते हैं जो कि क्रॉप्स को या जो भी उगाया हुआ है खेतों में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने कोई भी फेंस, सोलर फेंस जिसमें करंट होता है वो लगानी है, तो उसके ऊपर सरकार जो है वो 70% सब्सिडी देती है। तो अगर वहाँ पर आए तो आपको ईजिली पता हो कि संरक्षण उत्पादन, जो कृषि उत्पादन कर रहे हैं उसका संरक्षण करने के लिए अगर वहाँ पर बार्ब्ड वायर, जो कांटे वाली तार है, या फिर आपकी ये जो बिजली वाली तार है वो अगर लगानी हो तो उसके ऊपर सरकार 70% सब्सिडी देती है। फिर आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ता है। जीका जो है वो यहाँ पर उसने इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगाया हुआ है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहला जो है इसके फेजेस रहे हैं, फेज़ 1, 2, 3। जैसे इसका नाम है, ऐसे नहीं पूछेगा आपको, वैसे कोई नहीं, प्रीलिम्स में इसके ऊपर नहीं आते क्वेश्चन इतने। जीका पता हो आपको कि जीका है। वैसे अगर मैं बताऊं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम लोग बड़ी लिमिटेड चीज़ें लगाते हैं, तो हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि हिमाचल में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, उन 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग चीज़ें लगाई जाती हैं, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि ये एप्पल बेल्ट है तो है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आम उगाया जा सकता है, या फिर गुआवा अमरूद उगाया जा सकता है, किन्नू उगाया जाता है, माल्टा उगाया जा सकता है, तो हम लोग वो भी चीज़ें ऐड करें धीरे धीरे। नेक्स्ट आ गया हमारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। तो इसमें आपकी जो इंश्योरेंस है वो दी जाती है, अगर खेत में किसी की भी मशीनरी चलाते हुए उनको कोई इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर ये इंश्योरेंस है, और इसमें सरकार यहाँ पर जो भी मतलब कॉम्पेंसेशन है वो देती है। नेक्स्ट आ गया प्रकृति खेती कुशल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर का ये कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या अगेन मैंने बहुत बार पढ़ाया ये, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब पेपर में बैठो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। और ये जो आपकी प्रकृति खेती कुशल किसान योजना है ये बात करती है कि बीजामृत, जीवामृत की हर एक चीज़, जीरो बजट मतलब अगर आपका ये लैंड है तो जो भी आपके आसपास आपने जैसे गाय रखी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इन्हीं में से प्रोड्यूस होगा और उनको फीड करेगा, कि जो आपको फर्टिलाइज़र चाहिए वो गाय दे देगी, तो ज़ीरो टोटल जो नेट है वो ज़ीरो खर्चा होगा आपका लैंड के ऊपर, और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। ना तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे ना ही इंसेक्टिसाइड्स का। जैसे कि जो बीज है उसको वो नीम में कोट करके रखते हैं ताकि वो अच्छे से आगे रहे और मतलब वो ख़राब भी ना हो, तो वो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। तो ऐसे करके फिर आ गया जल से कृषि को बल योजना। इसमें क्या है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं या छोटे जो पॉन्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, यंत्रीकरण होता है कि हमने यंत्र जो है यानी कि मशीनरीज को, टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक लेकर जाना है, और जो भी नए डिज़ाइन इक्विपमेंट है उनके ऊपर 40 से 50% सब्सिडी सरकार देती है। फिर आ गई हिम उन्नति योजना। आई थिंक अभी टैट का पेपर था उसमें भी आया था ये। तो ये क्या बात करता है कि हमने क्लस्टर बना के रखे हैं। क्लस्टर यानी कि 40 बीघे की मिनिमम जो ज़मीन है, हमने ऐसे करके ना एक एरियाज़ जो है उनको रिकग्नाइज़ किया हुआ है कि एक क्लस्टर ये है, 2 है। फिर हम इनके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बहुत सारी स्कीम्स की, जिससे कि इनको इजी रहता है उन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना। तो ये आ गया कि हिम उन्नति योजना। फिर कुछ आपके सेंटर लेवल पे भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है,
नेशनल बैम्बू मिशन है, फिर आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। तो आई विल होप ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कैसे हम लोग सब्सिडाइज्ड जो इसमें क्रॉप्स हैं वो देते हैं। वीट है, जैसे वीट में शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को एक्सक्लूड किया गया है। क्यों किया गया? ये ड्राई एरिया है कंपैरिजन में, यहाँ पर दे आर लाइक कोल्ड डेजर्ट में आते हैं। अगर हम लोग लाहौल एंड स्पीति या पार्ट्स ऑफ किन्नौर की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में आते हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इनमें डाउन रहता है और इतना ज़्यादा एरिया भी नहीं है जहाँ पर वीट जो है उगाया जा सके। रेनफॉल भी कम होती है और डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में। राइस में आपके सिर्फ कांगड़ा और मंडी आते हैं और मेज़ में आपके शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के सब यहाँ पर आते हैं। पल्सेस हो गया या सीरियल्स हो गए, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें क्या है, इरिगेशन के सॉल्यूशंस जो हैं या छोटी कैनाल्स कैसे बनानी है, कैसे टैंक्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, तो वो इसमें आते हैं। और कैसे बारिश के पानी के लिए कोई टैंक बना लिया या कहीं से नहर तो नहीं, हमारे तो बोलते हैं कि कूल आ रही है, कहीं से कूल में से पानी निकाला हुआ है, तो वो आपके कैसे बनाना है, सिंचाई मतलब खेतों तक कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर। नेक्स्ट है जी हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड एंड APMC। तो इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ। आपने जब भी फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि एक फार्मर जो है अगर उसको मार्केट तक लेके जाना पड़ता है तो बीच में एक अड़तिया होता है या बीच में कोई ये बिचौलिया होता है जो सब कुछ करवाता है। ये कहाँ पर बेचता है? तो ये APMCs में बेचता है। या हम लोगों ने एक मार्केट्स जो हैं इस तरीके की बनाई हुई हैं। अब हम लोग डिजिटल मार्केट्स भी बना चुके हैं, जैसे नाम की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो जाकर अपना जो भी उन्होंने क्रॉप्स उगाए हैं उसको वहाँ पर बेच सकते। तो फिर इसी के साथ में हम लोग अभी हॉर्टिकल्चर शुरू करेंगे। जितना मैंने ऊपर बताया नोट्स में यही है, इससे ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो उतना आपके पास टाइम है नहीं, तो दिस विल बी मोर देन इनफ। सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको हॉर्टिकल्चर करवाऊंगी अगेन छोटे छोटे स्निपेट्स में, एंड इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करेंगे। आपके एग्जाम से पहले आप इसको कवर कर लें। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।